हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का हमने क्लॉज ए क्लॉज बी पूरा पढ़ लिया था। क्लॉज सी में हम शेड्यूल 1 की 4 एक्टिविटीज़ हम डिस्कस कर रहे थे जिन्हें सप्लाई माना जाएगा इवन दो दे आर विदाउट कंसिडरेशन। उसमें बेटा हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था बिजनेस असेट्स वाला, हमने थर्ड पॉइंट डिस्कस किया था प्रिंसिपल एजेंट वाला, हम सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहे थे जिसमें मैंने आपको कहा था हमें दो बातों का मतलब पहले समझना है। रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं। रिलेटेड पर्सन हमने बेटा प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा, अब हम डिस्कस करेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन बेटा एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। डिस्टिंक्ट पर्सन बेटा क्या होते हैं? बेटा ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट केस है। वैसे ना ये बातें मैं आपसे आगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर जब कराऊंगा तो उसमें भी डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा बेटा आइडिया मैं आपको यहां पर दूंगा, सुनना बेटा। बेटा जो हमारा जीएसटी है ना, जो हमारा जीएसटी है उसमें बेटा आपको जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है वो बेटा स्टेट वाइज लेना पड़ता है। तो जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन, दैट इज स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। तो जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है बेटा? स्टेट वाइज। सर क्या मतलब हुआ इसका? बेटा आगे बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा आइडिया मैं आपको बेटा दूंगा। बेटा स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? जीएसटी में आपको हर उस स्टेट में, हर उस यूनियन टेरिटरी में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो। टैक्सेबल वर्ड को अभी छोड़ो, फिलहाल मेरे को एक बात बताओ। जीएसटी में आपको हर उस स्टेट में, हर उस यूनियन टेरिटरी में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जिस स्टेट से, जिस यूनियन टेरिटरी से आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो या सर्विस की सप्लाई कर रहे हो। तो बेटा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे है? स्टेट वाइज। मतलब सप्लायर विल हैव टू, बेटा ये आगे ना बहुत डिटेल में करेंगे, बस काम की बात मैं अभी बता रहा हूं। सप्लायर विल हैव टू ऑब्टेन registration, obtain registration in each and every state, in each and every state from where, from where he makes a taxable supply। तो याद रखना, आपको हर स्टेट में, हर उस स्टेट में, हर उस यूनियन टेरिटरी में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जिस स्टेट से, जिस यूनियन टेरिटरी से आप क्या कर रहे हो बेटा? टैक्सेबल सप्लाई। तो अगर इंडिया में बेटा 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, मैं अगर 10 स्टेट्स में, 10 स्टेट्स से मैं सप्लाई कर रहा हूं ना, तो मेरे को 10 स्टेट्स में बेटा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो याद रखना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे है बेटा? स्टेट वाइज। अब बेटा सिस्टम चलता कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा ना आइडिया मैं अभी देना चाहूंगा, ध्यान से सुनना बेटा। बेटा अब सिस्टम ना चलता कैसे, जैसे सुनो एग्जांपल। जैसे बेटा मैन्युफैक्चरर होता है, अगर मैं मैन्युफैक्चरर के लिए बात करूं बेटा, मैन्युफैक्चरर, तो बेटा मैन्युफैक्चरर की ना बेटा अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट्स होती हैं। मैन्युफैक्चरर की अलग अलग
क्या होती हैं बेटा? एस्टैब्लिशमेंट्स। मैन्युफैक्चरर की अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट्स होती हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं बेटा, एक उसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है फैक्ट्री, जहां पर वो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये उसकी एक एस्टैब्लिशमेंट है। फिर बेटा एक उसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है वेयर हाउस, जहां पर वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की स्टोरेज करता है। और फिर बेटा उसका होता है डिपो, जहां से वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की सेल करता है। तो मेरे को एक बात बताओ बेटा, फैक्ट्री में क्या हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग, है ना? अच्छा बेटा, वेयर हाउस में क्या हो रही है? स्टोरेज। और बेटा डिपो से क्या हो रही है? सेल। ये उसकी अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट्स है। तो फैक्ट्री उसकी एस्टैब्लिशमेंट नंबर 1 आ गई, वेयर हाउस उसकी एस्टैब्लिशमेंट नंबर 2 और डिपो उसकी एस्टैब्लिशमेंट नंबर 3। ठीक है बेटा, इसे हम एस्टैब्लिशमेंट्स कहते हैं। अब बेटा अज्यूम करो बेटा, बहुत सी बार ना ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है कि फैक्ट्री से बेटा जब मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है ना, तो फैक्ट्री से सामान पहले जाता है वेयर हाउस, जहां पर उन गुड्स की क्या होती है? स्टोरेज। और फिर उसके बाद वेयर हाउस से वो सामान जाता है बेटा डिपो में, जहां से गुड्स की आगे क्या करी जाती है? सेल। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है बेटा एस्टैब्लिशमेंट्स का। तो बताओ मैन्युफैक्चरर की बच्चे कितनी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं? 3 एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, फैक्ट्री, वेयरहाउस, डिपो। तो फैक्ट्री से वेयरहाउस, फैक्ट्री से सामान वेयरहाउस में जाएगा स्टोरेज के लिए, वेयरहाउस से सामान डिपो जाएगा सेल के लिए। अच्छा, अगर मैं आपको बेटा एक एग्जांपल दूं किसी ट्रेडर का, या बेटा किसी सर्विस प्रोवाइडर का, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं किसी ट्रेडर का या किसी सर्विस प्रोवाइडर का, ठीक है बेटा, तो अगर बेटा मैं ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर की बात करूं तो इनके लिए बेटा एस्टैब्लिशमेंट्स ना फैक्ट्री, वेयरहाउस, डिपो नहीं होता है। इनके लिए एस्टैब्लिशमेंट्स फैक्ट्री, वेयरहाउस, डिपो नहीं होता है। इंस्टेड बेटा इनके लिए होता है एस्टैब्लिशमेंट एचओ, हेड ऑफिस और बेटा ब्रांच। तो इनके लिए एस्टैब्लिशमेंट्स होती हैं एचओ और बेटा ब्रांच। तो कई बार बेटा ऐसा होता है कि एचओ, आपने पढ़ा हुआ भी है ना ब्रांच अकाउंट में, कई बार ऐसा होता है कि एचओ ब्रांच को कुछ गुड्स भेजती है बेटा, है ना? तो बेटा ये हमें थोड़ा सा डिस्कशन ना अपने इस वाले टॉपिक में करना है। ध्यान से मेरी बात सुनना। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट्स क्या होती हैं वो बताया है बेटा। तो मुझे बताओ मैन्युफैक्चरर के लिए एस्टैब्लिशमेंट्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे फैक्ट्री, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां से सामान कहां जाता है बेटा? वहां से सामान वेयरहाउस में जाता है जहां पर स्टोरेज होती है, वेयरहाउस से सामान डिपो जाता है जहां पर गुड्स की फाइनल सेल होती है। ऐसी किसी सर्विस प्रोवाइडर के लिए बेटा एस्टैब्लिशमेंट्स क्या होती हैं? हेड ऑफिस और ब्रांच। कई बार हेड ऑफिस बेटा ब्रांच को गुड्स भेजता है, सर्विसेज सप्लाई करता है, गुड्स भेजता है, सर्विसेज सप्लाई करता है। लो बेटा कॉपी करो पहले से, फिर मैं आपको बेटा समझाना शुरू करता हूं। ध्यान से मेरी बात सुनिए। चलो, अब मेरी बात ना बेटा आ जाओ, ध्यान से सुनना बेटा। एस्टैब्लिशमेंट्स वर्ड का मतलब क्लियर हुआ बेटा? एस्टैब्लिशमेंट्स में क्या क्या आता है क्लियर हुआ? अब सुनना, एस्टैब्लिशमेंट्स
बेटा इसे डिवाइड करो दो पार्ट्स में, एस्टैब्लिशमेंट्स को डिवाइड करो बच्चे दो पार्ट में। कौन से दो पार्ट है बेटा? बेटा इसका पहला पार्ट है सिचुएटेड इन सेम स्टेट सिचुएटेड इन सेम स्टेट, और बेटा सिचुएटेड इन डिफरेंट स्टेट। लिखो बेटा, सिचुएटेड इन सेम स्टेट और सिचुएटेड इन डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, अभी सुनना बेटा, सेम स्टेट में लिखो अंडर सेम पैन अंडर सेम पैन और अंडर डिफरेंट पैन। अंडर सेम पैन और अंडर डिफरेंट पैन। कॉपी करो बेटा, फिर समझाना शुरू करता हूं आपको। ठीक है बेटा, अभी बेटा एक बात बड़ी काम की सुननी है आपने मेरी। सुनो, ऊपर आओ जरा, बड़ी काम की बात बता रहा हूं बेटा। बेटा जीएसटी में ना जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट वाइज है, ठीक है। प्लस बेटा जीएसटी में ना रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड है। मतलब जीएसटी के में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बेटा पैन होना जरूरी है, क्योंकि आपको जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर इशू होता है ना बेटा, वो पैन के बेसिस पे ही इशू होता है। इनफैक्ट आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है ना, उसके बीच के 10 डिजिट आपका पैन ही होता है बेटा। तो याद रखना, पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। तो जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन आपको दिया जाता है वो पैन के आधार पे दिया जाता है। इनफैक्ट बीच के जो 10 डिजिट है ना रजिस्ट्रेशन नंबर के, वो पैन ही होता है आपका। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज है प्लस पैन बेस्ड है बेटा। मैं आपको मतलब बेटा समझाता हूं, अभी ध्यान से सुनिए मेरी बात। सुनो बेटा, सुनो, यहां पर देखना जो मैं बोलूंगा बेटा। पता है क्या, सुनो, मैं करण गुप्ता बेटा, मेरी ना कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। तो मैं तो बेटा सर्विस प्रोवाइडर हूं ना, मैं तो कोचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मेरी कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जैसे हेड ऑफिस मेरी एक एस्टैब्लिशमेंट है और बेटा ब्रांच मेरी एस्टैब्लिशमेंट है। ये दोनों मेरी एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है। अब सुनो सुनो ध्यान से जो मैं बोलूंगा। अब बेटा इमेजिन करो, मेरी दो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, हेड ऑफिस और ब्रांच। दोनों बेटा एक ही स्टेट में सिचुएटेड है। थोड़ी स्पेस छोड़ दो इस चार्ट के लिए। आओ एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो। देखो बेटा, एग्जांपल लेता हूं, करण गुप्ता क्लासेस,
करण गुप्ता क्लासेस। चलो करण गुप्ता क्लासेस की बात करता हूं बेटा। करण गुप्ता क्लासेस इज अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। तो करण गुप्ता क्लासेस का जो पैन नंबर होगा ना बेटा, परमानेंट अकाउंट नंबर होगा, वो वही होगा जो करण गुप्ता का होगा, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप है बेटा। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न एंड प्रोप्राइटर आर वन एंड द सेम थिंग। तो जो प्रोप्राइटर का जो पैन है वही प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का पैन होगा। तो बेटा मेरा पैन नंबर है AVNPG 8068N। ये बेटा मेरा पैन नंबर है, ये मेरा पैन है, परमानेंट अकाउंट नंबर। बात समझ आई? अब बेटा हुआ क्या, ध्यान से सुनना। हुआ क्या बच्चे, मेरी ना दो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। एक तो है मेरा हेड ऑफिस, ठीक है, जो बेटा सिचुएटेड है देहरादून में, ठीक है, और एक बेटा मेरी ब्रांच है, एक मेरे इंस्टीट्यूट की ब्रांच है जो मैंने बेटा ओपन करी है, से फॉर एग्जांपल मसूरी में। तो मैंने हेड ऑफिस है मेरा देहरादून में, और बेटा एक ब्रांच मैंने ओपन करी है, कहां पर? मसूरी में। बात समझ आई? कॉपी करो बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो हेड ऑफिस है ये देहरादून में है, मतलब स्टेट उत्तराखंड बेटा। अच्छा, और जो ब्रांच है वो मसूरी में है, तो स्टेट फिर से उत्तराखंड। मतलब बेटा मेरी एस्टैब्लिशमेंट्स सेम स्टेट में है। मेरी दो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, दोनों सेम स्टेट में हैं, ठीक है। और बताओ सेम पैन के अंडर है या नहीं? ऑब्वियस सी बात है ना। हेड ऑफिस भी मेरा है करण गुप्ता क्लासेस का, ब्रांच भी मेरी है करण गुप्ता क्लासेस की, तो पैन तो वही हो गया। यानी सेम स्टेट है, सेम स्टेट है, और बेटा सेम पैन है, दोनों सेम पैन के अंडर है, दोनों एक ही स्टेट में है, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? तो पता है गवर्नमेंट ने क्या कहा, ध्यान से सुनना बेटा। गवर्नमेंट ने कहा अगर आपकी एस्टैब्लिशमेंट्स दो या दो से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट्स एक ही स्टेट में हैं, एक ही पैन के अंडर है, तो आपको ना हर एस्टैब्लिशमेंट का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज है। तो एक ही स्टेट में दो एस्टैब्लिशमेंट है ना, तो दो रजिस्ट्रेशन क्यों लूं? स्टेट तो एक ही है और रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज है। तो उन्होंने कहा अगर एक स्टेट में या एक यूनियन टेरिटरी में आपकी दो या दो से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप दोनों एस्टैब्लिशमेंट्स का बेटा सिंगल रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो। दोनों का आप क्या ले सकते हो बेटा? सिंगल रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो। तो मैंने क्या कहा, सुनो सुनो, गवर्नमेंट क्या कह रही है बेटा? गवर्नमेंट कह रही है एक स्टेट में अगर आपकी दो या दो से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट्स हैं सेम पैन के अंडर, तो सेम पैन के अंडर हैं, तो आपको दोनों एस्टैब्लिशमेंट्स का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट वाइज नहीं है बेटा, स्टेट वाइज है, ठीक है। और स्टेट तो उत्तराखंड ही है ना, तो मैं दो रजिस्ट्रेशन क्यों लूं? मैं कितने रजिस्ट्रेशन लूंगा बेटा? एक रजिस्ट्रेशन, पक्का। लेकिन 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 ये बेटा ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का क्या मतलब हुआ? आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो दोनों एस्टैब्लिशमेंट्स का, आप सेपरेट ले लो,
लेकिन नहीं भी लोगे सेपरेट रजिस्ट्रेशन तो काम चलता है। तो ये ऑप्शनल है, आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो सेपरेट ले लो, आप सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो आप सिंगल ले लो। तो मेरी बात सुनो, मैंने यहां पर बेटा क्या कहा है आपको, यहां पर देखना बेटा, बेटा बहुत ध्यान से चलना है ये बात जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे। सुनो बेटा, अब मेरी बात सुनो, मेरी दो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, कहां पर, एक ही स्टेट में, एक ही पैन के अंडर। तो बेटा मुझे कितने रजिस्ट्रेशन लेने हैं, दो या एक, एक काफी है ना। लेकिन गवर्नमेंट ने मेरे को एक ऑप्शन दिया है, गवर्नमेंट कहती है आप सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो आप सिंगल ले लो, आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, ठीक है, आप सेपरेट ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गवर्नमेंट का कहना है अगर एक स्टेट में आपकी दो या दो से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट्स हैं एक पैन के अंडर, तो आप सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ एस्टैब्लिशमेंट्स ले सकते हो, आप दोनों एस्टैब्लिशमेंट्स का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो आप ले सकते हो। लो बेटा, मेरे पास ऑप्शन है बेटा। अब मेरी बात जो मैं कहूंगा वो सुनना बेटा। पता है यहां पर देखो, अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर आप दोनों एस्टैब्लिशमेंट का, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, अगर आप दोनों एस्टैब्लिशमेंट्स का सिंगल रजिस्ट्रेशन लेते हो, अगर आप दोनों एस्टैब्लिशमेंट्स को सेपरेटली रजिस्टर नहीं करवाते हो, एक ही रजिस्ट्रेशन लेते हो फॉर बोथ एस्टैब्लिशमेंट्स, तो उस केस में दोनों को एक ही माना जाएगा, दोनों को सेम पर्सन माना जाएगा। बेटा एक ही रजिस्ट्रेशन है ना, पता है हमारे बेटा जीएसटी में आदमी की पहचान उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से होती है बेटा, उसके रजिस्ट्रेशन से होती है। एस्टैब्लिशमेंट दो हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन तो एक है ना, तो बेटा याद रखना उन्हें एक पर्सन माना जाएगा, दोनों एस्टैब्लिशमेंट को माना जाएगा दोनों सेम पर्सन है क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक है। तो बेटा जब हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर करेंगे ना उसमें मैं पढ़ाऊंगा, जब आप बेटा दो एस्टैब्लिशमेंट्स को जब आप रजिस्टर करवाते हो, सिंगल रजिस्ट्रेशन जब आप लेते हो दोनों एस्टैब्लिशमेंट्स का, तो आपको उसमें पता है क्या लिखना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि दोनों एस्टैब्लिशमेंट्स में से प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सी है और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सी है। तो मैं एक बात सुनो, मेरी बेटा ये दो एस्टैब्लिशमेंट्स थी ना एचओ और ब्रांच, और मैं इनका क्या ले रहा हूं, सिंगल रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं मैं, तो मुझे बताना पड़ेगा कि इन दोनों में से मेरी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सी है और मेरी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सी है। तो हेड ऑफिस मेरी क्या बनेगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है बेटा, और मेरा ब्रांच क्या कहलाएगा बेटा, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो जब आप दो एस्टैब्लिशमेंट्स का एक रजिस्ट्रेशन लोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी प्रिंसिपल प्लेस है और कौन सी एडिशनल प्लेसेस है। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, मैंने इनका क्या लिया है, सिंगल रजिस्ट्रेशन, तो इन दोनों को बेटा अलग अलग नहीं माना जाएगा, इनको सेम पर्सन माना जाएगा बेटा। हेड ऑफिस और ब्रांच को बच्चे क्या माना जाएगा, एक ही माना जाएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक है, तो इन्हें एक पर्सन माना जाएगा, अलग अलग नहीं माना जाएगा, सेम पर्सन, इन्हें सेम पर्सन माना जाएगा बेटा। अगर मैं इनका सिंगल रजिस्ट्रेशन लेता हूं तो जनरली ऐसा ही होता है। तो अगर एक स्टेट में या एक यूनियन टेरिटरी में दो या दो से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट्स हैं तो आपके पास अंडर सेम पैन, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप दोनों एस्टैब्लिशमेंट्स को एक साथ रजिस्टर करवा सकते हो, मतलब सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लो, या दोनों एस्टैब्लिशमेंट्स का सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो सेपरेट करवा लो।
अच्छा अब सुनो बेटा, अगर तो मैं उनका सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता, मैं उनका सिंगल रजिस्ट्रेशन करवाता हूं, तो उन्हें बेटा एक ही माना जाएगा, सेम पर्सन माना जाएगा। मैंने कहा ना, हमारे जीएसटी में आदमी की पहचान बेटा उसके नाम से नहीं है, आदमी की पहचान उसके रजिस्ट्रेशन से है। ठीक है, उसके पैन से उसकी पहचान है। तो बेटा एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ ना, रजिस्ट्रेशन कितने हैं? एक। ऑल्दो एस्टैब्लिशमेंट्स दो हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो एक है ना, तो उससे बेटा एक ही पर्सन काउंट किया जाएगा, उसे अलग अलग पर्सन काउंट नहीं किया जाएगा। अब सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं उनका सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाता हूं, मैं कहता हूं नहीं, मैं एचओ का अलग रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, मैं ब्रांच का अलग कराऊंगा। एक बात याद रखना, अगर आप एचओ का अलग करवाते हो और ब्रांच का अलग करवाते हो, तो दोनों आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हैं। फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की बात नहीं आती है बेटा। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की बात तब आती है जब एक ही रजिस्ट्रेशन लोगे इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ एस्टैब्लिशमेंट्स। तो अगर एचओ का अलग करवाया रजिस्ट्रेशन, ब्रांच का अलग करवाया, तो एचओ भी प्रिंसिपल प्लेस है और ब्रांच भी प्रिंसिपल प्लेस है। अब बताओ बेटा, दोनों का क्या करवाया? अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाया, तो रजिस्ट्रेशन नंबर कितने आएंगे? दो। तो एक कैसे मान लोगे उन्हें? आपको उन्हें मानना पड़ेगा डिस्टिंक्ट पर्संस। क्या मानना पड़ेगा आपको उन्हें? डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी सेपरेट पर्सन मानना पड़ेगा। फिर आप उसे एक नहीं मान सकते, फिर आप दो मानोगे। दो रजिस्ट्रेशन, दो अलग अलग लोग, एक रजिस्ट्रेशन एक ही पर्सन। सब बताओ, बात समझ आई? कॉपी करो बेटा इसे, मैं अभी आगे चलता हूं, साथ साथ एग्जाम्पल भी दे रहा हूं बेटा। आया बेटा समझ? चलो अब आ जाओ दूसरे केस पे। ये देखो, अब बेटा क्या है, अब मेरी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं एक ही स्टेट में, बट अंडर डिफरेंट पैन। अब सुनना बेटा हुआ क्या, देखो एग्जांपल। अब बेटा हुआ क्या, यहां पर देखो बेटा, करण गुप्ता क्लासेस। बेटा करण गुप्ता क्लासेस का ना जो हेड ऑफिस है, करण गुप्ता क्लासेस का जो हेड ऑफिस है बेटा, उसमें तो मैं प्रोपराइटर हूं, उसका तो मैं प्रोपराइटर हूं बेटा। ये हेड ऑफिस देहरादून में सिचुएटेड है, इसका तो बच्चे मैं प्रोपराइटर हूं। ये प्रोपराइटरशिप कंसर्न है। जो हेड ऑफिस देहरादून वाला जो मेरा इंस्टीट्यूट है ना, वो बेटा हेड ऑफिस, वो आपका प्रोपराइटरशिप कंसर्न है। तो उसमें तो पैन किसका चलेगा बेटा? मेरा चलेगा ना, AVNPG 8068N, उसमें तो पैन मेरा चलेगा, AVNPG 8068N। बेटा उसमें मेरा पैन चलेगा, लेकिन सुनो ध्यान से, लेकिन बेटा मैंने एक ना ब्रांच ओपन करी है, मैंने एक ब्रांच ओपन करी है, ठीक है बेटा, मसूरी में, मसूरी में। लेकिन बेटा ये जो ब्रांच है ना, ये प्रोप्राइटरशिप नहीं है, ये मैंने अपने दोस्त के साथ मिलके मैंने एक पार्टनरशिप फर्म ओपन करी है। अब बेटा एक बात याद रखना, क्योंकि आपने पार्टनरशिप फर्म ओपन करी है, तो बेटा उसका पैन मेरा नहीं चलेगा, फर्म का पैन आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्म को जो पैन है वो डिफरेंट होगा बेटा, डिफरेंट पैन होगा, मेरा पैन नहीं चलेगा। मेरा पैन तो मेरी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में चलेगा, फर्म का आपको सेपरेट पैन अप्लाई करना पड़ेगा, डिफरेंट पैन। ठीक है बेटा, अब सुनो ध्यान से बेटा।
अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मेरी मेरी दो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, हेड ऑफिस, ब्रांच। बेटा सेम स्टेट में है, देहरादून, मसूरी। तो मेरी दो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, दोनों बच्चे सेम स्टेट में हैं, एक ही स्टेट में है। लेकिन बेटा चेंज अब ये आ गया, कि बेटा पैन डिफरेंट हो गया। बेटा दोनों एस्टैब्लिश, एक ही स्टेट में है लेकिन डिफरेंट पैन है बेटा, अंडर डिफरेंट पैन। एस्टैब्लिशमेंट दोनों मेरी हैं, सेम स्टेट में है लेकिन पैन डिफरेंट हो गया बेटा। और जीएसटी में मैंने कहा था पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। बेटा एक बात याद रख लेना, मैं आपको एक बात बता दूं, बिल्कुल दिमाग में बेटा एक बात फिट कर लो। ऑल्दो स्टेट सेम है, ऑल्दो सेम स्टेट है, पैन अगर डिफरेंट हो गया ना बेटा, पैन डिफरेंट हो गया, तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऑप्शनल नहीं है, कंपल्सरी है। ऑल्दो एक ही स्टेट में आपकी दो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं लेकिन डिफरेंट पैन के अंडर हैं, आपको बेटा सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आपका एक रजिस्ट्रेशन से काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। जब पैन अलग हो गया तो रजिस्ट्रेशन अलग होगा ही होगा, ऑल्दो स्टेट सेम है। तो बेटा इसमें तो कंपलसरी है सेपरेट रजिस्ट्रेशन, ऑप्शनल नहीं है, आपको लेना पड़ेगा सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर बोथ एस्टैब्लिशमेंट्स। तो हेड ऑफिस का अलग होगा और ब्रांच का अलग होगा बेटे। लो बेटा कॉपी करो पहले से। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी दो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं एक स्टेट में बट अंडर डिफरेंट पैन, कितने रजिस्ट्रेशन लोगे बेटा? अलग अलग लेना पड़ेगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा, कंपलसरी है। और एक बात बताओ, क्योंकि मैंने अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया है तो उन्हें क्या माना जाएगा बेटा? डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। मैंने कहा ना जीएसटी में पहचान आदमी की नहीं है, पहचान उसके रजिस्ट्रेशन की है। तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो अलग अलग आदमी है, एक रजिस्ट्रेशन है तो एक आदमी है। बात सिंपल है, रूल मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो रहा है। एक पैन, सुनो, एक स्टेट एक पैन एक रजिस्ट्रेशन। ध्यान से सुनना, एक स्टेट दो पैन दो रजिस्ट्रेशन, दो स्टेट एक पैन दो रजिस्ट्रेशन। नहीं समझ आया? तीसरा वाला बेटा आओ, ये देखो अब क्या है बेटा, अब मेरी दो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है, दोनों बच्चे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हैं, अलग अलग स्टेट में हैं बेटा। आओ एग्जांपल, सुनो बेटा, एग्जांपल के तौर पे बेटा करण गुप्ता क्लासेस, बेटा करण गुप्ता क्लासेस की ना हेड ऑफिस तो बेटा देहरादून में सिचुएटेड है, हेड ऑफिस तो देहरादून में सिचुएटेड है। और मैंने ना करण गुप्ता क्लासेस की बेटा एक ब्रांच ओपन करी है दिल्ली में, ब्रांच ओपन करी है बेटा दिल्ली में। यानी बताओ स्टेट क्या हो गया बेटा? डिफरेंट स्टेट हो गया, डिफरेंट स्टेट हो गया बेटा। स्टेट डिफरेंट हो गया ना, तो पैन सेम है या नहीं फर्क नहीं पड़ता बेटा, वेदर सेम पैन और नॉट, वेदर सेम पैन और नॉट,
सेम पैन है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मैंने कहा था ना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट बेस्ड है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। जितने स्टेट उतने रजिस्ट्रेशन बेटा। मैंने दिल्ली के अलावा मुंबई में ओपन करी, चेन्नई में ओपन करी, कोलकाता में ओपन करी, बेंगलोर में ओपन करी, हर स्टेट में बेटा आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कंपलसरी है बेटा, ऑप्शनल नहीं है। पक्का? आ जाओ। तो बेटा अगर डिफरेंट स्टेट में है तो बेटा आपको क्या लेना पड़ेगा? सेपरेट रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी है बेटा, ऑप्शनल नहीं है। पूछा नहीं है उन्होंने आपसे, उन्होंने बताया है लेना पड़ेगा सेपरेट रजिस्ट्रेशन। और क्योंकि रजिस्ट्रेशन सेपरेट है तो बेटा उन्हें क्या माना जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं। दो रजिस्ट्रेशन मतलब दो अलग अलग आदमी, एक रजिस्ट्रेशन एक आदमी। तो आदमी की पहचान जीएसटी में उसके बेटा नाम से नहीं है, आदमी की पहचान जीएसटी में उसके रजिस्ट्रेशन से है। जितने रजिस्ट्रेशन उतने आदमी। अगर एक रजिस्ट्रेशन है सेम पर्सन, अलग अलग रजिस्ट्रेशन है डिस्टिंक्ट पर्सन। कॉपी करो बेटा। बाकी बेटा रजिस्ट्रेशन पे हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में काफी इस पे डिस्कशन हम करेंगे। तो काम की बातें मैंने अभी आपको बता दी हैं, कॉपी कर लो बेटे। फिर आगे चलते हैं बच्चे। कर लिया सबने? चलें आगे। अच्छा चलो एक समअप कर दो मेरे को, एक समअप कर दो बेटा मेरे को, एक समरी दो मेरे को। देखो बेटा मुझे एक समरी दो, फिर हम अपने नोट्स पे आएंगे। बेटा एक समरी दे दो मेरे को। मेरे को बताओ एक स्टेट, एक पैन, बेटा कितने रजिस्ट्रेशन? एक रजिस्ट्रेशन। एक स्टेट, एक पैन, एक रजिस्ट्रेशन। एक रजिस्ट्रेशन है तो क्या माना जाएगा? सेम पर्सन। भाई स्टेट भी सेम है, पैन भी सेम है, तो रजिस्ट्रेशन एक ही लेने की जरूरत है, सेम पर्सन। अच्छा एक स्टेट, दो अलग अलग पैन। एक स्टेट है बेटा लेकिन दो पैन अलग अलग हैं, तो जीएसटी में तो पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, पैन अलग है तो रजिस्ट्रेशन अलग होगा ही होगा बेटा। आपको दो रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और क्योंकि अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो क्या माना जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है। फिर अगला, दो स्टेट, एक पैन। बेटा पैन एक ही है लेकिन स्टेट अलग अलग है, तो बेटा जीएसटी में स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, स्टेट अलग है तो रजिस्ट्रेशन अलग होगा, दो रजिस्ट्रेशन होंगे बेटा। अच्छा दो रजिस्ट्रेशन होंगे तो उन्हें क्या माना जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। और लास्ट बेटा एक और आता है, दो स्टेट हैं, दो पैन है, तो भी बेटा दो रजिस्ट्रेशन, क्या माना जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। तो ये आपके बेटे पूरे हमारे इस डिस्टिंक्ट पर्सन वाली पॉइंट की क्या है? समरी। तो समझ आया किनको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जा रहा है? आप ही की एस्टैब्लिशमेंट से बेटा, आप ही की एस्टैब्लिशमेंट से, लेकिन रजिस्ट्रेशन अलग है उनका, तो उन्हें डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। एचओ भी मेरा, ब्रांच भी मेरी, मेरी एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन क्योंकि दोनों के रजिस्ट्रेशन अलग हैं तो उनको सेपरेट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। लो बेटा ये आपके हो गए डिस्टिंक्ट पर्सन। मेरे ख्याल से बच्चे समझ आया सबको? पक्का? अब आ जाए हमारा जो शेड्यूल 1 का क्लॉज सी का, शेड्यूल 1 का जो पॉइंट नंबर 2 था वो देखें एक बार बेटे। आ जाओ कुछ एग्जांपल्स फिर और करा देता हूं आपको। यहां पर देखो बेटा,
क्या था, उन्होंने क्या कहा था, और स्टार्टिंग से पढ़ो बेटा। उन्होंने कहा था सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, और सर्विसेज और बोथ टू रिलेटेड पर्सन, टू डिस्टिंक्ट पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आओ आपको एग्जांपल देता हूं इसके। सुनो बेटा, आप एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो बच्चे। ये बेटा मेरा एचओ है, देहरादून में सिचुएटेड है। ये बेटा मेरी ब्रांच है, बेटा दिल्ली में सिचुएटेड है, ठीक है। अब हुआ क्या, एचओ ने बेटा ब्रांच को गुड्स भेजे, एचओ ने ब्रांच को गुड्स भेजे, एचओ ने ब्रांच से बेटा कंसिडरेशन चार्ज नहीं करा है। यही तो शेड्यूल 1 की कॉमन पॉइंट है, कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। तो एचओ ने ब्रांच से कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं करा, ठीक है। पहले मुझे एक बात बताओ, सुनो सुनो मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से। पहले ये बताओ, एचओ ने ब्रांच को गुड्स भेजे हैं विदाउट कंसिडरेशन, सेम पर्सन है ये एचओ और ब्रांच, या बेटा डिस्टिंक्ट पर्सन है, ये बताओ पहले मेरे को। एचओ है देहरादून में, यानी उत्तराखंड में, दिल्ली ब्रांच है दिल्ली में। बेटा एक रजिस्ट्रेशन लोगे या अलग अलग लोगे? स्टेट अलग हो गया बेटा, अलग अलग लेना पड़ेगा पक्का। और क्योंकि अलग अलग रजिस्ट्रेशन लोगे तो इन्हें क्या मानोगे, डिस्टिंक्ट पर्सन, इन्हें डिस्टिंक्ट पर्सन मानोगे। अलग अलग स्टेट है, अलग अलग पर्सन है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सुनो सुनो यहां पर देखो बेटा, जो मैं कहूंगा, सप्लाई ऑफ गुड्स टू डिस्टिंक्ट पर्सन, सप्लाई ऑफ गुड्स टू डिस्टिंक्ट पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन। बेटा इसे सप्लाई माना जाएगा बेटा, दिस इज सप्लाई। अगर डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में कोई सप्लाई होती है ना विदाउट कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बेटा उसे सप्लाई माना जाता है, और इस पे क्या आएगा बेटा, जीएसटी आएगा। तो डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में जो सप्लाई होगी उस पे बेटा जीएसटी आएगा, ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन। ये तो बात हुई डिस्टिंक्ट पर्सन की। अब आओ एक रिलेटेड पर्सन का भी एग्जांपल देते हैं। यहां पर देखो, बेटा होल्डिंग कंपनी है ना, हमने अभी किया था होल्डिंग और सब्सिडरी बेटा रिलेटेड पर्सन होती है। होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। बेटा होल्डिंग कंपनी ने ना सब्सिडरी कंपनी को कंसल्टेंसी सर्विसेज दी, कंसल्टेंसी सर्विस दी बेटा विदाउट कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन सब्सिडरी से चार्ज नहीं करा है, विदाउट कंसिडरेशन। याद रखना बेटा, होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों आपस में बेटा क्या है, रिलेटेड पर्सन है। तो बेटा याद रखना, सप्लाई ऑफ सर्विस टू रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसे बेटा सप्लाई माना गया है। और सप्लाई है तो बेटा इस पे क्या आएगा, जीएसटी आएगा। सप्लाई है तो बच्चे इस पे क्या आता है, आपका जीएसटी आता है। कॉपी कर लो बेटे। मेरे ख्याल से बच्चे बहुत डिटेल में हमने ये क्लॉज सी का
शेड्यूल 1 का सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस करा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू रिलेटेड पर्सन। 8 लोग कवर्ड है बेटा रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में, और डिस्टिंक्ट पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन विल अमाउंट टू सप्लाई। और सप्लाई है तो उस पर क्या आएगा, जीएसटी आएगा। मेरे ख्याल से बच्चे पूरा केस क्लियर हुआ। बेटा ये जो एक बात मैं और बता दूं, बेटा ये जो एचओ ने ब्रांच को गुड्स भेजे हैं ना, इन्हें हम एक नाम देते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं स्टॉक ट्रांसफर्स। तो कभी ये वर्ड आए तो समझ जाना, ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय एचओ टू ब्रांच इज नोन एज स्टॉक ट्रांसफर्स। ट्रांसफर ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एचओ टू ब्रांच इज नोन एज स्टॉक ट्रांसफर। सब बताओ बेटा, रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन, पूरा क्लियर हुआ? तो बेटा आपके ना शेड्यूल 1 की 3 एक्टिविटीज बेटा हमने कवर कर ली हैं। फोर्थ में आज नहीं करा रहा हूं, ज्यादा हो जाएगा आज के लिए, फोर्थ हम कल करेंगे बेटा। तो आपका शेड्यूल 1 जो है विदाउट कंसिडरेशन वाला, वो बच्चे पूरा आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।